everyone, welcome you all to this YouTube channel. This is Megha Wilshrees और जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो रूट होती है, रूट से जो है लंबे लंबे जो पेड़ हैं आपके 100 मीटर लंबे, उनकी टिप तक पानी कैसे जाता है, यहाँ रूट से ये पानी ऊपर तक कैसे चढ़ के जाता है। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, isn't it? Long distance transport of water. This is the third video of this chapter. Already I had uploaded 2 videos in this playlist. You can check it my YouTube channel. Now you can see here, this is the tree. ठीक है, आप देख सकते हैं ये है इसकी रूट। ठीक है, रूट में आप देख सकते हैं रूट हेयर्स निकल रहे हैं, राइट? दिस इज विजिबल टू यू। नाउ सपोज Here water is present. यहाँ पे आसपास क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स। अब इस पानी को यहाँ टॉप तक, इस लीफ तक जाना है, तो ये पानी इतनी दूरी तक कैसे जाएगा? क्या ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड से जाएगा? क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा? क्या ये इतनी लंबी दूरी इन मेथड से ट्रेवल कर सकता है? Of course no. इतनी लंबी दूरी पानी डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकता। डिफ्यूजन हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट विल बी, इसमें जो एक तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है और इतनी दूरी तक डिफ्यूजन की हेल्प से पानी नहीं जा सकता। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन नॉट डू दिस। नाउ यू नो दिस वाटर, व्हाट विल हैपन, ये जो रूट के हेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये रूट के हेयर्स में पानी यहाँ से एंटर कर जाएगा। एक्चुअली जो रूट के हेयर्स होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक सेल है जिसको हम एपिडर्मल सेल होते हैं, सबसे बाहर वाली जो सेल्स होती हैं, तो उसी का एक्सटेंशन होता है ये रूट हेयर्स। इनमें पानी चला गया, वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है इन सेल्स के अंदर। ठीक है, अब इन सेल्स के अंदर आपके और भी सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स होती है आपकी, है ना? तो ये यहाँ से पानी कॉर्टेक्स में जाता है और अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, जाइलम। ठीक है, जाइलम में फ्लोएम होते हैं, तो ये जाइलम वेसल्स है, जाइलम वेसल्स या जाइलम ट्रैकीट्स। तो ये भाई रूट से पानी कहाँ जाएगा, जाइलम तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे जाइलम है इन द सेंटर। अब भाई ये जाइलम इस पानी को ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। नाउ दिस जाइलम वेसल विल टेक द वाटर टू द टॉप ऑफ द प्लांट, ऊपर तक लेके जाएगा। यहां से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है जो कि हम कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, यहां से रूट प्रेशर लगा रही है पानी में, धक्का लग रहा है पानी में, जिसकी वजह से थोड़ा पानी डिस्टेंस ऊपर तक चल सकता है। ठीक है, रूट प्रेशर की वजह से टू सम हाइट द प्लांट, टू सम हाइट द वाटर कैन रीच, थोड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या रूट प्रेशर की वजह से इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंच सकता है? ऑफ कोर्स नो। तो यहाँ पे क्या चीज है जो इस पानी तक ऊपर तक लेके जा रहा है? That is the transpiration pull. Transpiration pull. ठीक है, यहां से लीफ से जो पानी है वो लॉस्ट हो रहा है ना? लीफ से पानी जो है लॉस्ट हो रहा है और एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जिसकी वजह से खिंचाव ऊपर की तरफ आ रहा है। पुल, ओके, पुल, खींचना। तो that is actually helping the water to reach to the top of the plant, right? इसकी वजह से जो पानी है वो ऊंचाई तक पहुंचता है। तो ये हमने अभी शॉर्ट में हमने देख लिया कि कैसे पानी ऊपर तक पहुंच रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। ये एक जो है आपको ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है रूट का। ठीक है, आप रूट है, सपोज ये एक रूट है, इसको हम टीज काट के देखें, ये रूट के हेयर्स हैं, ये एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशन है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, आप इस पर ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो आपको यही दिखेगा, है ना? ये मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा पार्ट दिखाया हुआ है, राइट?
तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, सबसे पहले बाहर क्या है, एपिडर्मिस। आप देख सकते हो रूट हेयर क्या है, एपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन होता है। इज दैट क्लियर? फिर आप देख सकते हैं इसके बाद क्या आ रहा है, कॉर्टेक्स सेल्स है। ये क्या है, कॉर्टेक्स सेल्स है। कॉर्टेक्स सेल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस दिख रही है आपको। ओके, इसके बाद आया है आपकी एंडोडर्मिस। अब यहाँ पे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एंडोडर्मिस में एक सुबेरिन की एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, ये वैक्सी होती है। तो भाई आप कह सकते हो कि वैक्सी पानी को अट्रैक्ट तो नहीं करेगी ना, तो ये पानी को अंदर नहीं जाने देगी। अभी हम एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आपका पेरिसाइकिल हो गई, है ना, एंडोडर्मिस के नीचे की लेयर पेरिसाइकिल हो गई, और उसके बाद आपके हो गए जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, क्या हो गई, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये आपके जाइलम दिखाए हुए हैं जो कि पानी को ऊपर लेके जाएंगे, और बाकी ये फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्लोएम। ठीक है, तो ये एक एनाटॉमी हमने देख लिया किसका, रूट का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में क्या है। तो एट सम अर्लियर स्टेज एक आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें आपने एक ट्विग ली है जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं। ठीक है, एक ट्विग ली जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं। तो एक हमने ये ट्विग ले ली छोटी सी, काट के हॉरिजॉन्टली इसको कट कर लिया, और इसको हमने डाल दिया कलर्ड वाटर में। किस में डाल दिया हमने, कलर्ड वाटर में। तो ये एक पानी है जो कि कलर है। अब सपोज यहाँ पर रेड कलर का पानी है, ये रेड कलर में मिला देती हूँ इसमें। ओके, थोड़ी देर बाद आफ्टर फ्यू आवर्स आप देखेंगे कि कलर्ड वाटर मूव। ओके, और जो जहां से कलर्ड वाटर मूव किया है दैट इज व्हाट वी कॉल द जाइलम। ओके, वो एरिया है आपका जाइलम, क्योंकि वो रेड हो गया होगा। ठीक है, दैट एरिया बिकम रेड। सो दिस shows that the path of water this water movement is through the vascular bundles। किसके थ्रू होता है, vascular bundles के थ्रू, स्पेसिफिकली हम कहेंगे जाइलम के थ्रू। ओके, आपके वैस्कुलर बंडल कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। प्लांट्स में कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के थ्रू क्या कर रहा है, ज्यादातर पानी जाइलम के थ्रू ही मूव करेगा। नाउ वी have to go further and try and understand the mechanism of movement of water and other substances of a plant। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन अलोन। देख रहे हैं आप कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है सब्सटेंसेस का, दूर तक जो सब्सटेंसेस जा रहे हैं वो क्या डिफ्यूजन की हेल्प से पहुंच जाएंगे, नो, डिफ्यूजन की हेल्प से नहीं पहुंच सकते। डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये थोड़ी दूरी तक कोई मूवमेंट करना है कुछ वाटर का या किसी मॉलिक्यूल का, तो आप डिफ्यूजन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक कोई मॉलिक्यूल भेजना है तो डिफ्यूजन से वो बहुत टाइम लग जाएगा, कई साल लग जाएंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल दैट इज अबाउट 50 माइक्रोमीटर takes approximately 2.5 सेकेंड। ओके, तो आप देख सकते हो कि एक सेल और ये दूसरी सेल के बीच की जो दूरी है वो 50 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ से अगर यहाँ तो कुछ चीज मूव कर रहेगी तो वो टाइम लगाएगी 2.5 सेकेंड अगर डिफ्यूजन होता है तो अब इस रेट से क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी इयर्स इट वुड टेक फॉर अ प्लांट, इट वुड टेक फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विद इन अ प्लांट बाय डिफ्यूजन अलोन। तो अगर कोई प्लांट है 1 मीटर का, सपोज ये प्लांट जो था 1 मीटर का है, तो भाई डिफ्यूजन से अगर हम यहाँ से यहाँ तक पानी पहुंचाना है तो कितने साल लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। यू कैन नॉट इमेजिन, इट विल टेक अराउंड 2 इयर्स। 2 साल लग जाएंगे 1 मीटर पानी को चढ़ाने में, राइट। सो डिफ्यूजन से आप बहुत दूरी तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स द साइट्स ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड द साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फार फ्रॉम ईच अदर, सो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिशिएंट। तो भाई कहीं पे चीज बन रही, जैसे आपका पता है कि आपका लीफ में खाना बनता है ना, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट है। अब भाई आप बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट में फूड स्टोर रहता है। फूड कहाँ स्टोर रहता है, रूट में। जैसे आपने बीट रूट सुना होगा, चुकंदर, भाई उसमें तो रूट में खाना स्टोर रहता है। बना तो लीफ रही है लेकिन स्टोर हो रहा है रूट में।
तो अगर डिफ्यूजन से ही स्टोरेज हो रहा होता तो बहुत सालों लग जाते, राइट। तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सफिशिएंट नहीं है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। नाउ स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बिकम्स necessary as to move substances across long distance and at much faster rate. Water and minerals in food are generally moved by a mass or bulk flow system. This is very important कि जो पानी और मिनरल्स का मूवमेंट हो रहा है और फूड का भी वो मास में हो रहा है, मास फ्लो हो रहा है। कैसे, एक के साथ दूसरा चिपका, दूसरे के साथ तीसरा चिपका, तीसरे के साथ चौथा चिपका, लाइक दिस दे आर मूविंग इन अ मास। ओके, मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बल्क और इन मैसे, ठीक है, इन बल्क ही होता है, इन मैसे का मतलब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। क्या, किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो अगर पानी यहाँ से रूट में जा रहा है तो भाई वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जा रहा है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे कम प्रेशर है, तो भाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी अंदर मूव कर रहा है और इट इज मूविंग इन मास, राइट। एक के पीछे एक पानी चिपकता जाता है जिसे हम बोलते हैं कोहेजन, राइट। H2O आपने पढ़ा, H फिर ऐसे ही दूसरा H2O। तो ये एक दूसरे से चिपक चिपक के वाटर के मॉलिक्यूल्स मास में आगे बढ़ते जाते हैं। This is unlike diffusion, where different substances move independently depending on their concentration gradient. लेकिन आप डिफ्यूजन में क्या देखेंगे कि जो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो अपने इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, जिसकी कंसंट्रेशन जहां ज्यादा है और जहां पे कम है वो वहां की तरफ चला जाता है, इंडिपेंडेंटली दे आर मूविंग। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंसेस वेदर इन अ सॉल्यूशन और इन अ सस्पेंशन आर स्वेप्ट अलोंग एट द सेम पेस एज इन अ फ्लोइंग रिवर। तो आप देखेंगे जब पानी जो जा रहा है इसके साथ साथ यहाँ पे मिनरल्स, इसके साथ साथ यहाँ पे मिनरल्स वगैरह भी इसके साथ ऐड होते जाते हैं, राइट। जैसे आप देखते हैं नदी जब बह रही होती है उसमें आसपास की चीजें उसके साथ साथ बहती हुई चली जाती है। सेम यू विल फाइंड इन दिस मास फ्लो और बल्क फ्लो कि पानी का जो मूवमेंट हो रहा है उसके आसपास की चीजें भी उसके साथ साथ मूव करती जाती है। इज दैट क्लियर? नाउ दिस बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड ईदर थ्रू पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो बल्क फ्लो जो हो रहा है यहाँ पे बल्क में जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं या तो ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से हो रहे हैं, जैसे हमने पिस्टन की हेल्प से अगर आप प्रेशर लगाओगे तो पॉजिटिव प्रेशर होगा, है ना, और आप देखिए से सक करोगे, है ना, कोई चीज को सक करोगे ऊपर की तरफ तो वो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, राइट। सो इट इज ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि हम प्रेशर लगा रहे हैं तो पानी मूव कर रहा है, या फिर ऊपर से कोई खींच रहा है तो पानी अंदर मूव करता जा रहा है। इज दैट क्लियर? सक्शन, या सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ, जैसे आप स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ऊपर की तरफ खींचते हो उसको तो नीचे से कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में चली जाती है। ओके, तो दैट इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओके, यू आर अप्लाइंग द प्रेशर ओवर देयर, ऊपर से आप पानी प्रेशर लगा रहे हो तो नीचे से प्रेशर की वजह से जो है आपकी कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ती जा रही है, दैट इज द नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और अगर आप पिस्टन की हेल्प से प्रेशर लगा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गार्डन होज, तो उसमें आप देख सकते हो कौन सा प्रेशर लगेगा, पॉजिटिव प्रेशर लगेगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड। So that is clear now. Now, the bulk movement of a substance through the conducting or vascular tissues of a plant is called translocation. तो जो मूवमेंट हो रहा है बल्क में पानी का या फूड का, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसलोकेशन। किसके थ्रू हो रहा है ये? वैस्कुलर टिश्यूज के थ्रू हो रहा है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इसमें हेल्प कर रहे हैं, राइट। नाउ डू यू रिमेंबर स्टडीइंग क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट्स, stems and leaves of higher plants and studying the vascular system? The higher plants have highly specialized vascular tissues, xylem or phloem. ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है, दैट इज व्हाट इज xylem
is translocating. Xylem क्या ट्रांसलोकेट कर रहा है? That is very important. So xylem सबसे पहले mainly water. This is very important. Mainly तो पानी ही वो ट्रांसलोकेट कर रहा है. पानी के साथ साथ क्या जा रहा है? मिनरल सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब मिनरल सॉल्ट्स हो गए. सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और वी कैन से सम ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ठीक है. या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन. ऑर्गेनिक मतलब अमोनिया. ये जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन है, ये ऑर्गेनिक है ना. एंड ऑल्सो हार्मोन्स, ठीक है, जो प्लांट हार्मोन्स हुए, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, दिस ऑल्सो ट्रांसलोकेट थ्रू दिस जाइलम. सो ये आपको जरूर याद रखना है कि जाइलम से क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है. पानी तो जरूर है, पानी के साथ साथ मिनरल भी जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी जाएंगे जैसे कि आपकी नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक फॉर्म एंड ऑल्सो योर हार्मोन्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट फ्लोएम ट्रांसलोकेट, फ्लोएम क्या ट्रांसलोकेट कर रहा है? अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. तो केवल इसमें क्या जा रहे हैं? सॉल्यूट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वेदर इट इज ऑर्गेनिक और वेदर इट इज इनऑर्गेनिक. So both the solutes are translocated by the phloem from leaves. Remember this, from leaves to other parts of the plants. Whereas the xylem का ट्रांसलोकेशन है, यानी कि जो आप देखते हो पानी ट्रांसलोकेट हो रहा है वो from the रूट से जा रहा है to the aerial parts. एरियल मतलब जो हवा में पार्ट्स है वहां पे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. Now, how do plant absorb water? Let's see. We know that root absorb most of the water. ठीक है, ये हम जनरल सी बात है कि भाई हम रूट में ही तो पानी छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं तो कहाँ डालते हैं? रूट में डालते हैं. ऐसा तो नहीं ना कि लीफ को पानी दे रहे हो. नो. सो हम रूट में ही पानी डालते हैं क्योंकि भाई रूट से ही पानी एब्जॉर्ब हो रहा है. राइट. नाउ रूट हेयर्स आर थिन वॉल्ड slender extension of root epidermal cells. This is also important कि जो रूट का जो हेयर है, इस रूट का अगर मैं ये हेयर बना दूं, आपने देखा होगा टिप पे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो हेयर्स हैं वो किसका एक्सटेंशन है? ये है आपके एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन. तो रूट का जो एपिडर्मल सेल है वो ही आगे एक्सटेंड होके क्या बना रहा है? रूट का हेयर बनाता है. That greatly increases the surface area for absorption. यही रूट हेयर है जो एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं. Isn't it? कि अगर ये एक सेल है और इसी सेल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, ये देखिए, अब आप देख सकते हो कि इसका एरिया कितना ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है. अब इससे बहुत सारा पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस सेल. राइट. अब वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट्स बाय द रूट हेयर्स प्योरली बाय डिफ्यूजन. अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे रूट में जो पानी गया, रूट हेयर में, ठीक है, रूट हेयर में जो पानी गया है यहां से सॉइल से, दैट इज थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो भाई पानी मूव हो गया, हाई से लो की तरफ चला गया बाय डिफ्यूजन. सिंपल यही होता है डिफ्यूजन में. ठीक है, अगर पानी का मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको ऑस्मोसिस कह देते हैं. राइट. तो ऑस्मोसिस इज आल्सो डिफ्यूजन, बट इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. अब वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर, जैसे ही रूट हेयर ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, पानी एब्जॉर्ब हो गया रूट हेयर में, इट कैन मूव डीपर इनटू रूट लेयर्स बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवेज. अब ये रूट में जाएगा, ये रूट का हेयर था, ये जाएगा रूट के एपिडर्मल सेल में. फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं, फिर इसके बाद मैंने बताया था आपको एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, लाइक दिस. अब ये पानी कहाँ तक जाना है? इसको एंडोडर्मिस तक जाना है. एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, उसके बाद आपको पता है जाइलम होता है. जाइलम ही तो ट्रांसपोर्ट करेगा पानी को, ऊपर तक लेके जाएगा. तो यहाँ से जो पानी यहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक? यहाँ तक, जाइलम तक. वो दो डिस्टिंक्ट पाथवेज हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट. इनके थ्रू जाएगा. वन इज एपोप्लास्ट, सेकेंड इज सिम्प्लास्ट. दिस इज क्लियर. एपो और सिम में वो साइटोप्लाज्म और वी कैन से प्रोटोप्लाज्म में से होता हुआ जाएगा. ठीक है, एपोप्लाज्म में वो साइड से जो जगह है वहां से निकल जाएगा. सेल के बीच में जो जगह है वहां से वो निकलेगा. लेट्स सी. The apoplasm is the system of adjacent cell walls that is continuous throughout the plant, except at the Casparian strips of the endodermis. सिंपल सी बात है, ये मैं आपको फिगर जो है दी हुई है इससे बता देते हैं. देखो क्या हो रहा है एपोप्लास्ट में कि
ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है। रूट हेयर में पानी चला गया, ठीक है, रूट हेयर में पानी चला गया। अब वो पानी यहाँ से साइड से होता हुआ जा रहा है, यहाँ से, ठीक है, सेल सेल के बीच में से होता हुआ जा रहा है। ये सेल वॉल है, ओके, रिमेंबर दिस इज द सेल वॉल। तो आप देख सकते हो एडजेसेंट सेल वॉल को क्रॉस करता हुआ ये पानी जो है जा रहा है। अब भाई यहाँ पे ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस की ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये वाली, ये एंडोडर्मिस है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो कि सुबेरिन की बनी हुई है। ये पानी को नहीं जाने देगी। अब ये जो यहाँ से पानी क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से पानी क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो पानी को अल्टीमेटली कहाँ आना पड़ेगा, अंदर सेल के, यानी कि साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉर्टेक्स तक, यहाँ तक तो पानी आराम से एपोप्लास्ट से होता हुआ आ रहा है तेजी से, लेकिन जैसे ही वो एंडोडर्मिस तक पहुंचा, उसकी सुबेरियन स्ट्रिप अब उसको अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है। ये जो सुबेरियन स्ट्रिप है, जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप भी बोलते हैं, ये अंदर नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में नहीं होती है, यहाँ पे नहीं हुई है, राइट। ओके, क्लियर हुआ, यहाँ पे नहीं होती, तो यहाँ तक तो पानी आराम से इजिली आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एपोप्लास्ट पाथवे। कौन सा हो गया, एपोप्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट में क्या होगा, सिम्प्लास्ट में सेल के अंदर से होता हुआ जाएगा पानी, एपिडर्मल सेल में आ गया पानी, फिर आपका यहाँ पे ये जो सेल सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं ना, इनके थ्रू पानी निकलता हुआ कॉर्टेक्स में आया, कॉर्टेक्स के बाद इसका पानी जो है एंडोडर्मिस में आया, एंडोडर्मिस के बाद आया पेरीसाइकिल में, ठीक है, पेरीसाइकिल के बाद आपके जाइलम में, ठीक है। जाइलम में पहुंचने के बाद ये पानी जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स ऊपर प्लांट में लेके जाएंगे। ये है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे, बहुत ही सिंपल है। एपोप्लास्ट में क्या है, सेल वॉल को क्रॉस करता हुआ, एडजेसेंट सेल्स की सेल वॉल को क्रॉस करता हुआ पानी अंदर जा रहा है। सिम्प्लास्ट में जो वाटर है वो साइटोप्लाज्म में से होता हुआ अंदर जा रहा है, सेल टू सेल। इज इट क्लियर? अब आप पढ़ सकते हैं इसको। Apoplastic movement of water occurs exclusively through the intracellular spaces and the walls of the cells. तो आप देख सकते हो कैसे walls of the cells के बीच से होता हुआ पानी अंदर चला गया। Movement through the apoplast does not involve crossing the cell, right? सेल को अंदर क्रॉस नहीं कर रहा है, सेल वॉल में से होता हुआ वो अंदर जा रहा है। So pathway of water molecules in the road हमने दिया हुआ है। This movement is dependent on the gradient. Gradient मतलब भाई एक जगह हाई वाटर कंसंट्रेशन है, एक जगह लो वाटर कंसंट्रेशन है, तो भाई हाई से लो की तरफ ही जाती है चीजें, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए तभी वाटर मूव करेगा, है ना। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर, भाई यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, प्लास्ट में पानी अंदर आया चलता जाएगा, सेल टू सेल, नो बैरियर इज देयर, कोई रुकावट पैदा करने वाला है ही नहीं to the water movement, and water movement is through mass flow, ठीक है, ये मैंने बता दिया। water molecules मूव करते हैं mass flow में। Now as water evaporates into the intercellular spaces or the atmosphere, अब सपोज यहाँ से पानी जो है evaporate हो गया एटमोस्फियर में, तो एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, ओके, एक टेंशन इज क्रिएटेड इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर। भाई कंटिन्यूअसली पानी चल रहा है बेचारा, यहाँ से evaporate हो गया, है ना, तो टूट जाएगी, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इज ब्रोकन इन द एपोप्लास्ट, हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू द एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे पानी की एक प्रॉपर्टी है जो कि हेल्प करती है मास फ्लो में, वो है कोहेसिव मैंने बता दी, पानी का अट्रैक्शन, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यही वाटर मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि साइड में क्या है, यहाँ पे सपोज जाइलम है, ये जाइलम की वॉल है, तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इससे टकराता हुआ तो जाता है, चिपकता हुआ इससे जाता है। एडेसिव का मतलब ये होता है, आप कहते हैं एडेसिव टेप, यानी कि वो किसी को किसी से जोड़ रहा है, चिपका रहा है, तो पानी किसी और से चिपकता हुआ जा रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एडेसिव। कोहेसिव मतलब पानी के बीच में का अट्रैक्शन, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस स्ट्रीम जो है पानी की बनी रहती है, टूटती नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे सिम्प्लास्ट की बात करते हैं, एपोप्लास्ट हो गया क्लियर। सिम्प्लास्ट में तो भाई सेल के अंदर से होके जाना पड़ेगा पानी को, ओके। तो सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आप जानते हैं, सेल वॉल को हटा दिए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारा प्रोटोप्लास्ट होता है।
Neighboring cells are connected through cytoplasmic strand that extend through plasmodesmata. During symplastic movement, the water travels to the cell, their cytoplasm. Intercellular movement is through the plasmodesmata. ये पूरा मैं बता चुकी हूँ फिगर के थ्रू कि कैसे ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है, ये आपको स्पेस दिख रही है सेल टू सेल, बीच में इनको प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस बोलते हैं। सेल सेल एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसका साइटोप्लाज्म का मटेरियल इसमें जा सकता है ना। तो इस ऐसे ही आप देख सकते हो पानी जो है, यहाँ पे जो पानी आ गया है वो पानी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होती है, मूवमेंट होता है, साइटोप्लाज्म घूमता रहता है, जिसकी वजह से ये पानी यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इसमें चला जाएगा, इस मूव करेगा साइटोप्लाज्म, इसमें चला जाएगा। लाइक दिस इट विल गो थ्रू सेल टू सेल. Water has to enter cells through the cell membrane. Hence the movement is relatively slower. अब भाई यहाँ पे क्या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा उसको, तो जो मूवमेंट हो रहा है वो थोड़ा धीरे होगा। एपोप्लास्टिक मूवमेंट तेजी से होता है क्योंकि वहाँ कोई रुकावट नहीं होती है, लेकिन सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर जस्ट बिकॉज देयर इज अ बैरियर कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. मूवमेंट तो भाई डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ओके, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अभी मैंने बताया कि जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दिस विल मूव, ऐसे मूव करता रहता है लाइक दिस, इट विल मूव. इसकी वजह से वाटर दूसरी सेल के अंदर चला गया, ये साइटोप्लाज्म मूव करा तो यहाँ से वाटर दूसरी सेल के अंदर चला गया लाइक दिस. ये आप अच्छे से देख सकते हो हाइड्रोला की लीफ में. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यू विल ऑब्जर्व इन द सेल्स ऑफ हाइड्रोला लीफ. ठीक है, वेयर यू विल फाउंड द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आपको घूमता हुआ सेल के अंदर दिख जाएगा. ठीक है, हाइड्रोला की लीफ में. ये हो गया पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन द रूट, राइट. नाउ मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर्स वाया एपिप्लास्ट since the cortical cells are loosely packed. ठीक है, हमने देखा एपिडर्मल सेल्स, उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स. कॉर्टिकल सेल्स जो थे रूट के बहुत ही ढीले हैं, मतलब लूजली पैक्ड है ना. तो यहाँ से एपोप्लास्ट के थ्रू पानी अंदर तक जा रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है. Hence offer no resistance to water movement. However, the inner boundary of the cortex, the endodermis, is impervious to water because of the band of suberized matrix. ये हमने बता दिया आपको कि एंडोडर्मिस में आके रुकावट पैदा हो जाती है पानी के लिए, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सुबेराइज्ड मैट्रिक्स. वहां पे सुबेरिन की एक स्ट्रिप लगी हुई है जिसकी वजह से पानी वहां से क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप. ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर. यहाँ से वो नहीं जा पाएंगे, सो दे आर डायरेक्टेड टू द वॉल रीजन दैट आर नॉट सुबेराइज्ड इनटू द सेल्स प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन्स. तो अल्टीमेटली आपने देखा कि एपोप्लास्ट तो हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एपोप्लास्ट को भी सिम्प्लास्ट पाथवे ही फॉलो करना पड़ता है. कहाँ पे? जब वो एंडोडर्मिस में आ जाता है. ठीक है, एंडोडर्मिस में घुस के उसे सिम्प्लास्ट पाथवे ही फॉलो करना पड़ेगा. पेरिसाइकिल में चला जाएगा, फिर जाइलम में चला जाएगा. अब जाइलम में कोई रुकावट नहीं है, जाइलम में इट कैन फॉलो एपोप्लास्ट क्योंकि यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्म नहीं है ना. जाइलम वेसल, जाइलम टेक्स तो डेड सेल्स होती है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो होता है क्योंकि एपोप्लास्ट बहुत ही तेजी से होता है. The water then moves through the symplast and again crosses a membrane to reach the cells of the xylem. Xylem तक पहुंच गया पानी. The movement of water through the root air is ultimately symplastic in the endodermis. This is important कि ultimately symplastic movement होता है कहाँ पे? Endodermis में. This is the only way water and other solutes can enter the vesicular cylinder. So this is the only way. यही एक तरीका है कि xylem तक पानी कैसे पहुंचेगा, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के थ्रू. Once inside the xylem, water is again free to move between the cells as well as through them. मैंने बताया कि अब xylem में कोई रुकावट नहीं है, तो xylem में जब पानी पहुंच गया एक बार, तो अब वो एपोप्लास्ट के थ्रू ऊपर तक वो चला जाएगा. So if we talk about young roots, बहुत ही young root है भाई, पतली सी रूट होगी ना, young root है तो water enters directly into the xylem. Water directly enter कर जाता है xylem में. पतली सी रूट होती है बेचारी, पानी डायरेक्टली एंटर हो गया xylem में एंड और ट्रैकिंग्स में. दीज आर नॉन लिविंग क्वांटिटीज. तो भाई ये नॉन लिविंग सेल्स होते हैं. जाइलम क्या है? नॉन लिविंग है. जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिंग्स नॉन लिविंग है क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो अंदर से खाली होते हैं, तो अंदर से पानी क्या है, इजीली चिपकता हुआ चलता जाता है.
एंड सो आर द पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। मैंने बताया यहाँ पे क्या होगा, एपोप्लास्ट होगा। The path of water and mineral ions into the root vesicular system is summarized in figure 11.7. Some plants have additional structure associated with them. यहाँ पे हम जरा ये देख लेते हैं कि ये सिम्प्लास्ट पाथवे दिखाया है। सिम्प्लास्ट में देखिए अब रूट हेयर में पानी चला गया डिफ्यूजन से, है ना। अब ये यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, साइटोप्लाज्म सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल के अंदर से जा रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली ये पहुंच गया जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम। तो ये तो सिम्प्लास्ट पाथवे दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये ब्लू लाइनिंग जो दिखाई है आप देख सकते हो, सेल के बीच में से नहीं जा रहा है, सेल टू सेल, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है सेल सेल के बीच की जो जगह है, सेल टू सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल के बीच की जो जगह है वहां से होता हुआ जा रहा है जरा, और ये तेजी से जाता है। अब लेकिन यहाँ पे इसको मिल गई सुबेरिन की स्ट्रिप, अल्टीमेटली इसको सेल के अंदर ही जाना पड़ेगा, सेल के अंदर जाना पड़ेगा, सेल के अंदर जाना पड़ेगा, सेल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर अल्टीमेटली ये जाइलम में पहुंच गया है। जाइलम में पहुंचने के बाद इट कैन मूव अप बाय एपोप्लास्टिक पाथवे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें और अदर स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। रूट तो कर ही रही है, लेकिन अदर एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब हो गया रूट। तो रूट और फंगस का एसोसिएशन है, ओके। माइको मतलब माइकोलॉजी पार्ट इज द स्टडी ऑफ फंगस, फंगस और राइजा, राइजा मतलब रूट, उन दोनों का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे फंगस एसोसिएट हो जाती है रूट के साथ। देखिए आप यहाँ पे ये आपको ये जो दिख रहे हैं ये सब फंगस लग गई है। अब फंगस के जो हाइके होते हैं ना वो इतने लंबे लंबे दूर दूर तक जाते हैं कि दे एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मोर मिनरल्स, ओके। ज्यादा से ज्यादा पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके लेके आते हैं। और दूसरा उनको क्या मिल रहा है प्लांट से, उनको मिल रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड ऑल्सो शुगर। तो उनको खाना मिल रहा है, फंगस को क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। फंगस क्या कर रही है, मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके ला रही है रूट के लिए। इन टर्न जो रूट क्या दे रही है उसको, फंगस को शुगर दे रही है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दे रही है। Some plants have an obligate association, confirmatory association, मतलब होगा एसोसिएशन तभी वो प्लांट ग्रो करेगा, ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। पाइनस में, पाइनस का प्लांट अगर ऐसे ही आप लगा दोगे जमीन में तो वो ग्रो नहीं करेगा, जब तक वहां पे माइकोराइजा का एसोसिएशन नहीं होगा तब तक प्लांट जर्मिनेट नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, हम बात कर रहे हैं जाइलम तक तो पहुंच गया, ठीक है। ये रूट है, ये रूट का हेयर्स है, रूट के हेयर से गया यहाँ पे जाइलम है, जाइलम तक पहुंच गया पानी, ठीक है। यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स है, कॉर्टेक्स है, यहाँ पे एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ जाइलम है, जाइलम तक पानी पहुंच गया, पानी पहुंच गया जाइलम तक। अब इस पानी को ऊपर लेके जाना है पानी को, ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है, भाई पानी को ऊपर लेके जाना है। अब जाइलम से पानी ऊपर कैसे जाएगा? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर तक जाता है। Some say that's transpiration, पुल की वजह से पानी ऊपर तक जा रहा है। एक कह रहा है कि धक्का लग रहा है तब पानी ऊपर जा रहा है, एक कह रहा है कि ऊपर से खींच रहे हैं तब पानी ऊपर जा रहा है। कौन सी बात सही है? Is it pushed or is it pulled? The answer is pulled. Okay, let's see. चलिए अभी we look at how plant absorb water from the soil and move it into the vascular tissue. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि पानी vascular tissues तक पहुंच चुका है। We now have to try to understand how this water is transported to various parts of the plant. अब ये पानी various part of the plant तक कैसे जाएगा? Is the water movement active or is it still passive? जो पानी का मूवमेंट है क्या एक्टिव है, यानी कि इसमें एनर्जी यूज हो रही है, या पैसिव है, बिना एनर्जी के पानी जा रहा है। Since the water has to be moved up a stem against a gravity, what provides the energy for this? भाई ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींच रही है लेकिन पानी तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सी एनर्जी यहाँ इसको मिल रही है कि ये पानी ऊपर तक चलता जा रहा है? तो पहला है आपका आंसर रूट प्रेशर, ठीक है। रूट में प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है। लेट्स सी, as
as various ions from the soils are actively transported into the vascular tissues of the roots. Water follows and increases the pressure inside the xylem. This positive pressure is called root pressure and can be responsible for pushing up the water to small heights in the stem. क्या कह रहा है कि ये रूट है, ये रूट का हेयर है, यहां से पानी गया, यहाँ पे पहुंच गया जाइलम में। पहले कैसे गया पानी, यहाँ पे कुछ मिनरल्स थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। पहले ही आयरन एब्जॉर्ब हुआ, मिनरल मतलब मिनरल एब्जॉर्ब हुए एक्टिवली। यहाँ पे एनर्जी की यूज होके मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए। जब मिनरल्स यहाँ ज्यादा हो गए, मिनरल्स यहाँ पे ज्यादा हो गए तो पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई, है ना। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि पानी हमेशा आयंस की तरफ मूव होगा, जहां उसको आयंस ज्यादा दिखेंगे वो वहां की तरफ चला जाएगा। तो इसके पीछे पीछे आयंस मूव चले गए तो इसके पीछे पानी भी चला जाता है। वाटर ऑल्सो मूव्स, इज दैट क्लियर। एक्टिवली जो है आपके आयंस एब्जॉर्ब हुए हैं और उसके पीछे पीछे पैसिवली आपका पानी भी चला गया, राइट। एंड दिस इज व्हाई द प्रेशर is increased inside the xylem। तो पानी अंदर चला गया, जाइलम में पहुंच गया पानी, तो यहाँ पे ये जाइलम था, यहाँ पे पानी पहुंच गया, तो यहाँ पे पानी का जो है प्रेशर ज्यादा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ज्यादा प्रेशर हो गया ना, ज्यादा प्रेशर हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर लगा रही है ना, पानी का प्रेशर रूट लगा रही है ना, तो दिस इज व्हाट वी कॉल रूट प्रेशर। ओके, रूट मतलब रूट नहीं लगा रही, मतलब रूट के अंदर लग रहा है वो प्रेशर, एक्चुअली रूट थोड़ी लगा रही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रूट प्रेशर। इज दैट क्लियर? नाउ हाउ कैन वी सी दैट रूट प्रेशर एग्जिस्ट। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है? इसके लिए हमें एक प्लांट चाहिए, छोटा सा सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट, ठीक है। सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट हमें लेना है और उसे हमें रख देना है एक बीकर, ठीक है, ये इसकी रूट है। आप अर्ली मॉर्निंग में इस प्लांट को देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि एवेपोरेशन नहीं हो रहा है ना, पानी जा तो ना, पानी का भाप थोड़ी ना बन रहा है, सुबह सुबह है, सूरज है नहीं, तो अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और दिस इज बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। क्योंकि भाई रूट ने प्रेशर लगाया, रूट ने तो पानी भेज दिया, रूट के प्रेशर की वजह से पानी यहाँ तक आ गया है। अब वो पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा है, तो भाई वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में वही प्लांट पे लगा हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो यू विल सी ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ooze आउट, बाहर निकलती हुई सॉल्यूशन आपको निकल जाए, दिख जाएगी, ठीक है, of the cut stem. This comes out due to the positive root pressure. Okay, if you fix a rubber tube to the cut stem as a sleeve, you can actually collect and measure the rate of exudation. तो क्या कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे कोई रबर ट्यूब लगा दें और यहाँ से एक्सक्यूडेट कलेक्ट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना है, कितना रूट प्रेशर, कितना एक्सक्यूडेशन निकला है, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कंपोजिशन क्या है इसका। ओके, effect of root pressure is also observable at night and early morning when evaporation is low। ठीक है, जब पानी कम भाप बन रहा है तो आप ये रूट प्रेशर आप देख सकते हैं किसी भी प्लांट में। और आपने ये जरूर देखा होगा, एक्सेस वाटर कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स। ठीक है, घास में आपने सुबह सुबह देखा होगा कि ड्रॉपलेट्स आपको पानी की दिख जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। एंड सच वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वाटर लॉस हुआ है इन द लिक्विड फेज, नॉट इन वाटर फेज, सॉरी नॉट इन वाटर वेपर फेज, इन लिक्विड फेज, ओके, इज कॉल्ड गटेशन। ट्रांसपीरेशन की बात करें तो पानी उसमें भी इवेपोरेट हो रहा है, उसमें भी लॉस हो रहा है, लेकिन इट इज इन वाटर वेपर फॉर्म, वेपर में इवेपोरेट हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड फेज में इवेपोरेट हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे गटेशन। Now, root pressure can at best only provide a modest push in the overall process of water transport. ठीक है, तो कहीं थोड़ी दूरी तक आपको पानी को चढ़ाना है तो रूट प्रेशर काफी है। छोटे छोटे प्लांट्स में रूट प्रेशर से ऊंचाई तक पानी आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि छोटे प्लांट है,
तो रूट प्रेशर काफी होता है। लेकिन लंबे लंबे जो बहुत लंबे लंबे ट्री है 100-100 मीटर के, वहां पे रूट प्रेशर काफी नहीं है। They obviously do not play a major role in the water movement of the tall trees. The greatest contribution of root pressure may be to re-establish the continuous chain of water molecules in the xylem, which often break under the enormous tension created by transpiration. अब ये क्या कह रहा है कि जो रूट प्रेशर का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो होता है वो है कंटिन्यूअस चेन बनाने में। ठीक है, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब भाई कहीं चेन टूट गई ट्रांसपिरेशन की वजह से। ठीक है, पानी इवेपोरेट हो गया ट्रांसपिरेशन की वजह से, ज्यादा पानी इवेपोरेट हो रहा है तो चेन टूट गई। तो रूट क्या करेगी, रूट यहाँ से पानी का प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से ये चेन जो है जुड़ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो रूट प्रेशर का जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो है टू रीएस्टेब्लिश द कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कि ये जो चेन है बनी रहे और पानी ऊपर तक चढ़ता रहे। ओके, root pressure does not account for the majority of water transport. Most plants meet their need by transpiration pull. तो भाई ज्यादातर जो पानी की जो नीड पूरी हो रही है प्लांट में वो हो रही है ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से। ओके, चलिए आगे देखते हैं ट्रांसपायरेशन पुल क्या है। Despite the absence of heart or circulatory system in plants, भाई circulatory system भी नहीं होता, heart भी नहीं होता भाई प्लांट में, तो the upward flow of water through the xylem in plants can achieve fairly high rates up to 50 meters per hour. एक घंटे में 15 मीटर, 1 मीटर का कपड़ा आपने देखा होगा, पूरा हाथ फैला लीजिए 1 मीटर होता है, इमेजिन कर लीजिए 15 मीटर विद इन आवर पानी ट्रेवल कर सकता है। How is this movement accomplished? कैसे ये मूवमेंट हुआ? A long standing question is whether water is pushed और पुल्ड। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पानी क्या धक्का देके ऊपर जा रहा है या ऊपर से खिंचाव हो रहा है तो पानी ऊपर जा रहा है। मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट वाटर इज मेनली पुल्ड। ज्यादातर रिसर्चर्स कहते हैं कि वाटर जो है पुल्ड होता है थ्रू द प्लांट एंड दैट ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस इज द ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। तो लीव्स में से पानी जो है भाप बनकर उड़ता रहता है जिसकी वजह से नीचे से पानी ऊपर चढ़ता रहता है, यहाँ से पानी ऊपर चढ़ता रहता है। दिस इज रिफर्ड टू एज कोहेजन। कोहेजन मतलब पानी के बीच में अट्रैक्शन। कोहेजन, टेंशन क्रिएट हो रही है पानी के लॉस की वजह से, टेंशन। कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन की वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है। पुल, ठीक है, कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। सो इसको हम कहते हैं कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी का लॉस हुआ है, जो टेंशन क्रिएट हुई है, कोहेजन मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है की वजह से पानी ऊपर चढ़ता जाता है। बट व्हाट जनरेट्स दिस ट्रांसपिरेशन पुल? वाटर इज ट्रांजिएंट इन प्लांट। पानी तो भाई स्थिर तो है नहीं, प्लांट में गया चढ़ा ट्रांसपिरेशन हो गया निकल गया, है ना। अब क्या कह रहा है कि लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। 100% पानी चला गया पानी में, 99% हो गया लॉस इन ट्रांसपिरेशन, केवल 1%। और क्या कह रहा है कि 1% से भी कम जो पानी है जो प्लांट में गया है वो फोटोसिंथेसिस में और प्लांट की ग्रोथ में यूज होता है। Most of it is lost through the stomata in the leaves. अब स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स में उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता रहता है और पानी जो है लॉस होता रहता है एटमॉस्फेयर में, राइट। Now you have studied transpiration in earlier class by enclosing a healthy plant in a polythene bag and observing the droplets of water form inside the bag. भाई इस लीव को अगर आप पॉलिथीन में आप बंद कर दें तो आप यहाँ पे आपको ट्रांसपायरेशन हुआ है पता चल जाएगा। और आप यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर भी यूज कर सकते हैं जो कि कलर चेंज हो जाएगा पानी के एब्जॉर्प्शन की वजह से। इससे पता चल जाता है कि यहाँ से लीव से क्या हो रहा है, पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है, यानी कि पानी का लॉस हो रहा है। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ओके, ट्रांसपिरेशन क्या है?
पानी का लॉस होना इन द वेपर फॉर्म, पानी का लॉस होना इन द वेपर फॉर्म। इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा, ज्यादातर पानी जो लॉस हो रहा है वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। ओके, बिसाइड्स द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ आल्सो अकर्स थ्रू दीस स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा जो होते हैं, ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हो किडनी शेप और वी शेप जो है दो सेल्स हैं इसके पास, और ये जो होते हैं यहाँ पर रेडियली अरेंज है माइक्रोफाइब्रिल्स। ओके, ये क्या है? माइक्रोफाइब्रिल्स। अब क्या होता है कि पानी अगर इनमें चला जाए सेल्स में, तो ये सेल्स फूल जाएंगे, है ना? ऐसे हैं, ये सेल्स में पानी चला गया तो ये फूल गए, फूलने की वजह से ये इनका जो पोर है जिसे हम स्टोमा बोलते हैं वो खुल जाता है। ये पोर खुला तो भाई यहाँ पे एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई, प्लांट को खाना बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, है ना? जब तक स्टोमेटा खुलेगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे जाएगी? तो पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, है ना? तो पानी जैसे एब्जॉर्ब हुआ, स्टोमेटा खुला, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, ऑक्सीजन बाहर गई, खाना अपना प्लांट अच्छे से बना सकता है। इज इट क्लियर? तो नॉर्मली जो स्टोमेटा होते हैं दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद होते हैं, नॉर्मली तो यही होता है, ठीक है? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टोमेटा दिन में बंद हो जाते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा धूप होती है। The immediate cause of opening or closing of stomata is the change in turbidity of the guard cells. तो ये जो आपके गार्ड सेल्स हैं, जिनको बीन शेप जो सेल्स हैं उनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, ये टर्गेट हो जाती है। टर्गेट मतलब फूल जाती है ना? टर्गेट हो जाती है, पानी अंदर चला गया हमने तो टर्गेट हो गई है। The inner wall of the each guard cell towards the pore or stomatal aperture is thick and elastic. अब ये जो वॉल है यहाँ पे, ये वाली, ये तो थोड़ी मोटी होती है और बाहर वाली थोड़ी पतली होती है। ये जो है बाहर वाली ये पतली होती है, अंदर वाली थिक होती है। इस थिक एंड इलास्टिक, ठीक है? इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी होती है, मतलब ये खुल भी जाएगा, बंद भी हो जाएगा, इलास्टिसिटी है इसके अंदर। When turbidity increases within the two guard cells flanking each stomatal aperture or pore, the thin outer wall bulge out and force the inner walls into a crescent shape. तो जैसे ही पानी अंदर इस सेल के अंदर गया तो ये जो सेल है ये खुल जाएंगे and it will be open and so that it will become the crescent shape. Crescent shape is the shape of the moon. This shape is known as the crescent shape. Crescent shape में ये बन जाती है। The opening of the stomata is also aided due to the orientation of the microfibrils in the cell wall of the guard cells. Okay, cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally. So we have seen these microfibrils are arranged radially like this. Okay, and not longitudinally. ऐसे arranged नहीं है, they are arranged radially. So they help in opening of the stomata. When the guard cells lose turgor due to water loss, the inner elastic cell walls regain their original shape. And opposite will happen as the water comes out from the cells. ये पानी बाहर आ गया इन सेल से, तो भाई ये सेल्स पिचक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ओके, ओरिजिनल शेप में आ गए, and we can say the cells become flaccid and the stoma closes. जो पोर है ये स्टोमा ये बंद हो जाएगा। समझ गए? पानी जब अंदर गया तो सेल खुल गई है, स्टोमा ओपन हो गया है, पानी बाहर निकल गया, स्टोमा क्लोज हो गया, राइट? दिस इज हाउ स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोजेस। और जिसमें माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो रेडियली अरेंज्ड है। अब हम बात करते हैं डाइकोट लीफ की, ठीक है? डाइकोट प्लांट, जैसे नीम का पेड़ हुआ, आपका पीपल का पेड़ हुआ, डाइकोट प्लांट है। और मोनोकॉट की बात करो, जैसे वीट का पेड़ हुआ, राइस का पेड़ हुआ, वो मोनोकॉट का प्लांट हो गए। दोनों की लीफ में आपको डिफरेंस मिलेगा, किसमें? स्टोमेटा में। जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी नीचे की सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होता है, लीफ ये ऊपर है, ऊपर की सरफेस है, नीचे की सरफेस। अगर आप वीट की लीफ देखेंगे तो उसमें आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ इक्वली स्टोमेटा मिलेंगे, ठीक है? इसे बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। Usually the lower surface of dorsiventral leaf has greater number of stomata, dorsiventral, while in isobilateral often monocot जो plant है leaf they are about equal on both surfaces, दोनों surface पे आपको stomata equally मिल जाएंगे। Transpiration is affected by several external factors. This is important. Transpiration जो process है, पानी का लॉस होना,
यहाँ से पानी का लॉस होना। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं जिसपे भी ये डिपेंड है। फर्स्ट इज द टेम्परेचर, जितना ज्यादा धूप है उतना ज्यादा पानी लॉस होगा, जितनी ज्यादा लाइट है उतना ज्यादा पानी लॉस होगा, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है उतना कम होगा। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे पानी है, ह्यूमिडिटी है, कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, यानी ये पानी ज्यादा है, तो पानी ऑलरेडी ज्यादा है, तो क्यों लॉस होगा, यहाँ से नहीं होगा। विंड स्पीड, हवा चल रही है भाई, बहुत तेजी से हवा चल रही है, तो पानी को उड़ाती हुई ले जाएगी। आपने देखा कपड़े सूख जाते हैं जब हवा तेजी से चलती है, तो सेम पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ये तो होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जिन पे ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। इस लीफ में कितने स्टोमेटा है, एक है, दो है, चार है, कितने स्टोमेटा, जितने ज्यादा स्टोमेटा उतना ज्यादा पानी लॉस होगा, उतना ज्यादा पानी लॉस होगा, है ना। नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह जगह जो स्टोमेटा ज्यादा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, या दोनों तरफ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिपेंड्स। देन परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, कितने परसेंट जो है स्टोमेटा खुले हैं, कि सारे खुले हैं, सारे खुले तो ज्यादा पानी लॉस हो गया, 4-5 खुले हैं 10 में से तो कम होगा, है ना। देन वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, अगर प्लांट में बहुत ज्यादा पानी है तो वो चाहेगा भाई मैं तो निकल जाऊं बाहर, कम पानी है तो नहीं निकलेगा। कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी मतलब जैसे ये है एक प्लांट, ये दूसरा प्लांट एक जंगल, जंगल आप देखें, जंगल में ऊपर से आप देखोगे तो एक कैनोपी लिखेगी भाई, पेड़ पेड़ पे ट्री ट्री ऐसे कैनोपी बनाए हुए हैं, छत्ता सा, अम्ब्रेला लाइक। तो भाई लीफ को अगर ओपन स्पेस मिल गया तो भाई ज्यादा पानी लॉस होगा। अगर वो नीचे की तरफ लीफ है तो ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आ रही ना लाइट की, छुपी हुई है बेचारी, तो यहाँ से पानी कम लॉस होगा, कैनोपी ने ढक लिया है उसको। ओके, नाउ द ट्रांसपिरेशन ड्राइव एसेंट ऑफ जाइलम, एसेंट ऑफ जाइलम सैप, एसेंट मतलब ऊपर की तरफ, जाइलम का सैप चढ़ना, है ना, डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फर्स्ट इज द कोहेजन, कोहेजन हमने बता दिया, mutual attraction between water molecules, attraction of water molecules to polar surfaces such as the surface of the tracheory elements, यानी कि जो जाइलम है, जाइलम का ये जो ट्रकीर है, इससे पानी चिपक चिपक के ऊपर चढ़ रहा है, that is the addition. Then your surface tension, water molecules are attracted to each other in a liquid phase more than in the gaseous phase. अब आपने देखा है कि पानी अगर लिक्विड फेज में है ना, तो उसके मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्टेड है आसपास में, अगर पानी गैसियस फेज में है तो थोड़ा दूर दूर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सरफेस सी बन जाती है, अगर लिक्विड में फेज में है तो एक सरफेस सी बन जाती है पानी की, जिसपे आप चल सकते हैं। नॉट आप, कुछ इंसेक्ट्स, सपोज ये इंसेक्ट है, पानी पे चल सकता है, उसके लिए ये क्या एक लेयर का काम कर रहा है, पानी लिक्विड फेज में वो लेयर का काम कर रहा है, उसके लिए जमीन का काम कर रहा है। ओके, सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू इन द गैसियस फेज। These properties give water high tensile strength, that is an inability to resist a pulling force, and high capillarity, that is the ability to rise in the thin tubes. So इन properties की वजह से cohesion, adhesion, surface tension, ये जो प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी, इसकी वजह से पानी के अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ताकत है उसमें, वो एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट अ पुलिंग फोर्स, यानी कि उसे दूर करना मुश्किल है, एंड हाई कैपिलरिटी, यानी कि एक पतली सी ट्यूब में पानी जो है चढ़ सकता है, जैसे स्ट्रॉ अगर आप पानी में डाल दो तो कुछ पानी अपने आप चढ़ जाता है उसमें। एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स, in plants capillarity is aided by small diameter of the tracheory elements, और प्लांट में जो कैपिलरी का काम कर रही है वो है जाइलम, जाइलम की डायमीटर बहुत ही पतली पतली है, ऐसे ऐसे ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, दे आर वर्किंग एज अ कैपिलरी ट्यूब्स। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर, भाई फोटोसिंथेसिस होने के लिए पानी चाहिए, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर टू फॉर्म फूड प्लस ऑक्सीजन, है ना। द सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ वेन कैन सप्लाई द नीडेड वाटर,
जाइलम पानी लेके चला गया, ठीक है। ये लीफ है, ये लीफ की वेन्स है, यहाँ पे भी आपका जाइलम है ना, वेन्स में क्या है, वेस्कुलर बंडल्स है। तो यहाँ तक तो पानी आ गया, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स है वहां तक पानी कैसे जाएगा? ये जो सेल्स है, ये पानी यहाँ तक कैसे गया? ओके, अभी बताते हैं हम आपको कैसे गया। बट व्हाट फोर्स डज अ प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द लीफ पैरेन्काइमा सेल्स? पैरेन्काइमा सेल्स तक जो खाना बना रही है वहां तक कैसे गया? वेयर दे आर नीडेड, वहां पे जरूरत है भाई खाना बनाने के लिए। एज वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा, since the thin film of water over the cell is continuous, it resists in pulling of water molecule by molecule into the leaf from the xylem. Also because of the lower concentration of water into the atmosphere, क्या कह रहा है कि यहाँ से पानी जो है, ये स्टोमेटा है, यहाँ से पानी हो गया लॉस्ट। और मैंने आपको लीफ बताई थी, लीफ, ये लीफ की जो है ये है वेन्स, और आप इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ये आपको ये दिख सकता है, आपको जाइलम ऑफ फ्लोएम दिखेंगे यहाँ पे, ये वेन्स है लीफ के। और ये जो सेल्स है जहाँ खाना बन रहा है, यहाँ तक पानी कैसे पहुंच रहा है? कैसे पहुंच रहा है? ये जो स्टोमेटा थे, स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर जाता जा रहा है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे तो कंसेंट्रेशन वाटर की कम हो जाएगी ना, वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो गई, यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है जाइलम में, तो पानी कम की तरफ भागेगा ना। ओके, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जाएगा ना पानी। और दूसरा हमने देखा कि पानी क्या एक फिल्म की तरह चल रहा है, और में पानी एक फ्लो में चलता जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक खिंचाव की वजह से पानी जो है वहां तक और सेल्स तक चला जाएगा। तो जैसे यहाँ से ये पानी निकला, ये खिंचाव आ रहा है पानी के वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से, वो जिसकी वजह से सारे सेल्स को पानी मिलता हुआ बाहर निकल जाता है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So also because of low concentration of water in the atmosphere as compared to the substomatal cavity and the intercellular spaces, water diffuses into the surrounding air. This creates a pull. ठीक है? This is clear now. Now move further. Measurements reveal that the force generated by transpiration can create pressure sufficient to lift a xylem-sized column of water over 130 meter high. क्या कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से हम इतने ऊंचाई तक पानी को पुल कर सकते हैं, 130 मीटर की दूरी तक। अब आते हैं ट्रांसपायरेशन इन फोटोसिंथेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ट्रांसपायरेशन आप देख सकते हो कि 99% पानी जो है निकल गया भाई पेड़ में से, इतना एब्जॉर्ब हुआ, फिर भी 99% लॉस हो गया। केवल 1% और 1% से भी कम हम कह सकते हैं कि प्लांट ने यूज किया, लेकिन वो 1% जो यूज किया ना, वो भी उस प्लांट के लिए बहुत बहुत काफी है। अब इस ट्रांसपिरेशन का पर्पस क्या है? एक पर्पस नहीं है, उसके कई सारे पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल। इस पानी का जो लॉस हुआ है, जिसकी वजह से ही तो खिंचाव आ रहा है, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, राइट, सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होने के लिए पानी मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पानी के साथ साथ मिनरल्स भी मिल रहे हैं सारे पार्ट को प्लांट के। इट कूल्स लीफ सर्फेसेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री। भाई पानी लॉस होता है जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। ओके, मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स बाय कीपिंग द सेल्स टर्गेट। भी हमने देखा स्टोमेटा कब ओपन होगा बेचारा, तभी ओपन होगा जब उसे पानी अच्छे से मिलेगा, है ना। So an actively photosynthesizing plant has an insatiable need of water. तो भाई जो अच्छे से फोटोसिंथेसाइज कर रहा है प्लांट, उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। ओके, फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर। अगर पानी नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जो स्टोमेटा है वो बंद रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर नहीं करेगी, अंदर एंटर नहीं करेगी तो खाना नहीं बन पाएगा। That's why photosynthesis is limited by available water, which gets swiftly depleted by transpiration. Okay, the humidity of rainforest is largely due to this vast cycling of water. अब भाई रेन फॉरेस्ट में आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी बहुत होती है। क्यों होती है? एक प्लांट है, ये प्लांट की लीव्स है, यहाँ से प्लांट पानी लॉस हुआ, हवा में चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया,
थोड़ा बहुत पानी यूज हो गया, फिर पानी और चला गया एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में पानी का कंसंट्रेशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे जो है ह्यूमिडिटी काफी देखने को मिलती है। Now the evolution of C4 photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the availability of carbon dioxide while minimizing the water loss. अब C4 जो प्लांट होते हैं उनमें जो पानी का लॉस होता है दैट इज हाफ। C4 और C3 प्लांट्स आपने पढ़ा है, तो C4 जो प्लांट्स हैं वो बहुत गर्मी झेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी को लॉस कम करते हैं, क्योंकि उनके दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं। दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं तो भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ही स्टोर कर लेते हैं। रात में खुलते हैं स्टोमेटा, रात में ही स्टोर कर लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। पानी इनमें कम लॉस हो रहा है क्योंकि दिन में तो उनका स्टोमेटा बंद ही है। तो इनमें C4 प्लांट्स में जो वाटर का लॉस हो रहा है दैट इज हाफ एज मच वाटर एज अ C3 प्लांट डू फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड। तो C4 प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहे हैं और C3 प्लांट भी सपोज उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहे हैं, सेम अमाउंट के कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्लांट फिक्स कर रहे हैं, लेकिन C4 प्लांट्स में जो पानी का यूज हो रहा है वो आधा होगा एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, राइट। सो दिस इज व्हाट द एवोल्यूशन हुआ है C4 प्लांट्स का फ्रॉम C3 प्लांट। So this is all about for today. Thank you for watching this lecture. I hope you are liking my videos and give your valuable feedback, guys, so that I will be motivated and make more better lectures for you all. Subscribe this channel and hit the bell.